सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का एग्जाम एनालिसिस। मैंने खुद एग्जाम दिया था 25 जून को और इसमें मेरा एग्जाम कैसा गया, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इवन मैं आपको आंसर की इसमें प्रोवाइड करने वाली हूँ, सारे एफएम के क्वेश्चंस और ईएसआई के क्वेश्चंस। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको टारगेट करके रखना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस नहीं करना है, आपको सिर्फ आरबीआई को समझने की कोशिश करनी है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आइडिया मिलता है कि आरबीआई किस टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछता है। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और सारे क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मेरे को याद आ गए। कल मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि आने में बहुत लेट हो गया था। एग्जाम 8 बजे से इन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी थी 8:30 बजे से और शाम में 6:30 बज गए थे। तो आके वीडियो बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफएम का एग्जाम हुआ, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन पे क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन तो मुझे याद है जिसमें एक आया था कि प्रोसेस, इसमें इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया जा रहा है, तो उसका आंसर था कम्युनिकेशन प्रोसेस। और एक फॉर्मल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक स्केलर चेन वाला 1 मार्कर आया था। पीआईडीएफ स्कीम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए कितना अलॉट किया गया है, तो 20 लाख टच पॉइंट इसका आंसर था। मोटिवेशन पे एक पूरा पैराग्राफ आया था जिसमें ईआरजी और हर्ट्जबर्ग थ्योरीज का डिस्कशन किया था। उसमें एक का आंसर ओनली रिलेटेडनेस था, एक का आंसर हाइजीन फैक्टर्स था और एक फ्रीडम वाला क्वेश्चन था कि उसको फ्रीडम नहीं मिल रही थी, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो एबीसी में ही कंटिन्यू करे। तो उसका आंसर ये था कि आप उसको और ज्यादा चैलेंजिंग टास्क दे और जिसमें उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी मिले। तो ये उसका आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज का टर्नओवर और नेटवर्थ बोला था, तो इसका आपको पता होगा 10 लाख और 50 लाख रहता है। ठीक है, टर्नओवर 10 लाख और 50 लाख वाला था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे एक पूरा पैराग्राफ आया था जिसमें उसके लेवल्स पूछे थे, तो 3 लेवल्स इसका आंसर है। इंडिविजुअल लेवल वाला पूछा था एक क्वेश्चन जिसमें इंडिविजुअल लेवल आंसर था। और एक वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आया था कि अलग अलग एथिक्स से, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी उसका आंसर था। एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर पे क्वेश्चन आया था कि 20 में कैरेक्टर्स होते हैं। एक रीफ्रीज की आपकी डेफिनेशन पूछी गई थी कि इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, तो रीफ्रीज आंसर था उसका। एक कंसाइंटियसनेस करके एक 5 बिग थ्योरी करके कुछ आया था। एक का आंसर 15% था। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो कितना अलाउड है गवर्नमेंट के द्वारा। एक का आंसर डायगोनल था मे बी। एक का जॉब सेटिस्फैक्शन था। उसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट्स दिए थे आपको, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट। तो कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, अब इसका कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या है। एक एनबीएफसीज पे एक पूरा पैराग्राफ आया था कि कोई इंस्ट्रूमेंट वो इशू करते हैं तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम पूछा था, तो इसमें 7 डेज और 1 ईयर था। और एक डायरेक्टर्स वाला आया था कि कितने डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें 3 डायरेक्टर्स और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका आंसर था। तो ये तो आपका हो गया फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। अब बात कर लेते हैं ईएसआई की। अब डिस्कस करते हैं ईएसआई के क्वेश्चंस। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आरआरबी पीओ या क्लरिकल एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। उसमें मेरा कोड लगाइए 010। इसको अगर आप लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पास बहुत ही मिनिमल रेट्स में मिल रहा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि अगर हम बिगिनर नहीं है तो क्या परचेज करें, तो कुछ दिनों में मैं उसका भी आपको कोई ना कोई अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर दूंगी।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ईएसआई के क्वेश्चंस पे। तो ईएसआई में स्कीम रिलेटेड, स्कीम्स पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। 1 मार्कर्स बहुत सारे आए थे। अब 1 मार्कर्स भी इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड पूछे थे, 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स दिए थे, और ये थोड़ा टफ साइड पे मुझे लगा इसका ऑब्जेक्टिव। मेरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट काफी अच्छा गया, उसका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा गया। कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा वर्ड लिमिट टच करने की कोशिश की, हालांकि मेरा किसी भी क्वेश्चन में मैंने 400 या 600 वर्ड्स नहीं लिखे, बट हाँ कोशिश की। बट ईएसआई में मुझसे वो भी नहीं हो पाया। ईएसआई में इतना ज़्यादा लेंदी पेपर था और बहुत थका देने वाला पेपर था। इसमें एक तो पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया था, किस दिन दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस आए थे, पूरा एक पैराग्राफ आया था। स्माइल स्कीम पे आया था, जो ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स के लिए स्कीम आई थी। गरिमा ग्रह एक का आंसर था, एक का आंसर पीएम दक्ष और 12 to PG स्कॉलरशिप, ये दोनों जो ऑप्शन थे ये दोनों थे। और एक का आंसर था इसको कितना अलॉट किया गया 2021-22 के बजट में, तो 365 करोड़, और कब तक ये चलने वाली है, तो 2025 से 26 तक ये स्कीम चलने वाली थी। रायसीना डायलॉग पे क्वेश्चन आए थे। उर्सुला वॉन्डेर करके एक ऑप्शन था, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी एक ऑप्शन था, और एक क्वाड वाला ऑप्शन था, तो क्वाड वाला गलत है और यही दोनों सही थे, तो ये मेरा सही गया है। एक पूछा गया था कि ये डायलॉग हुआ कहाँ, तो बर्लिन और वॉशिंगटन डीसी इसका आंसर रहा। लॉस एंजलिस भी दिया हुआ था, लॉस एंजलिस नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे क्वेश्चन आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली इंडिया ने किया है। अभी मैं आपको सारे आंसर सही बता रही हूँ, बट कुछ कुछ मेरे भी गलत गए हैं। लेट्स सी रिजल्ट का देखेंगे कैसा आता है। पीएम वय वंदना योजना पे आया था, एक्सपेक्टेड रहता है। देखो इन स्कीम्स पे एनपीएस स्कीम पे आया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे आया था, किसान मानधन योजना पे आया था, स्टैंड अप इंडिया गोकुल, स्टैंड अप इंडिया पे एक सेपरेट क्वेश्चन आया था, और एक फिर मैच द कॉलम भी आया था, स्टैंड अप इंडिया गोकुल मिशन और 1 स्टॉप सेंटर। तो इस पे उन्होंने एक कैरेक्टर लेके बता दिया था कि इसकी इतनी एज है और ये ऐसा करना चाहती है, इसका इतना इसका पेंशन आती है, तो आप बताइए कि ये कौन सी स्कीम से कर सकती है। भूमि राशि पोर्टल पे क्वेश्चन आया था, एनसीडीसी पे क्वेश्चन आए थे। तो ये था पूरा ईएसआई के क्वेश्चंस, मैंने आपको बता दिए, उसके आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए। बाकी स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस थे तो बहुत स्टेटमेंट बेस्ड थे, इतना याद नहीं है मुझे, बट जितना याद था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश पे एक प्रेसी आया था जो कि स्पेस से रिलेटेड था। आउटर स्पेस में एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं हम, और कब तक हम आउटर स्पेस में जाके रह पाएंगे, 3001 ऐसा बोला गया था। तो ये पूरा एक पैराग्राफ दिया था जिसपे 180 वर्ड्स लिखने थे। इसमें मैंने वर्ड लिमिट सिर्फ इसमें मैंने टच किए, 180 वर्ड्स मैंने लिखे, और इसका मैंने जो इसका टाइटल था वो मैंने दिया लाइफ बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, इसके बाद शेयर्स और डेरिवेटिव्स पे एक पूरा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, जिसमें आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 6-6 नंबर के, मतलब 30 नंबर का आपका ये था, 30 नंबर का आपका प्रेसी था, 30 नंबर का आपका आरसी था। अब आपका 40 नंबर का एस्से था, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, और मैंने चूज किया था पीस कांट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी केप्ट बाय अंडरस्टैंडिंग, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कोट दिया था। तो इस पे आपको अपने व्यूज बताने, ओपिनियंस बताने, तो इस पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कोट किए, और इसमें 600 वर्ड्स का आपका पूरा वर्ड लिमिट रहता है, जिसमें मैंने 500 प्लस वर्ड्स लिखे। इसमें थोड़ा सा मेरा वर्ड लिमिट ज्यादा था। बाकी एफएम और फाइनेंस मैनेजमेंट का जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था वो थोड़ा सा कम गया, एंड आई नो कि ज्यादातर लोग कम ही लिख पाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्ड लिमिट टच करना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। 400 वर्ड्स, 600 वर्ड्स, आप किसी एक टॉपिक पे इतना लिख ही नहीं सकते हो। बट जिन्होंने लिखा, ऑल दी वेरी बेस्ट, आपको आपका सिलेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा हैं, और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मेरा एग्जाम देने का भी मन नहीं था, बट आई वांटेड टू टेक शॉट, और मैं देखना चाहती थी कि किस टाइप का एग्जाम आता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब मैंने एसबीआई पीओ भी देने वाली थी जब मैं, तो मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि हर कहीं मैंने यही देख रखा था कि एसबीआई पीओ से टफ कोई एग्जाम नहीं होता है। जो कमर्शियल बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें एसबीआई पीओ सबसे ज्यादा टफ होता है। बट जब मैंने दिया पर्सनली,
तो आई कुड से कि इतना ज्यादा टफ नहीं होता है जितना बना दिया जाता है मार्केट में सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए और अपनी चीजों का प्रचार करने के लिए ये लोग इतना टफ बनाते हैं। और आरबीआई ग्रेड बी का भी सेम स्टेटस है। आई वॉज वेरी वरीड कि इसका फेज 2 बहुत टफ आने वाला है। फेज 1 क्लियर हो गया था लास्ट टाइम, फेज 1 क्लियर नहीं हुआ था और मुझे कंफर्म पता था कि फेज 1 नहीं क्लियर होगा और फेज 2 में जाना ही नहीं है, बच गई मैं। बट इस बार मेरा जब फेज 1 क्लियर हुआ तो मैं थोड़ी सी वरीड थी कि फेज 2 में क्या होगा, क्योंकि हर कहीं आप देखोगे आरबीआई के एग्जाम्स को भी लेके बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यूपीएससी के बाद वाला एग्जाम है, बहुत टफ होता है। यार देखो, टफ कुछ भी नहीं होता है। अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो तो आपके लिए सारी चीजें इजी होती हैं, ठीक है। और इतना ज्यादा टफ कुछ भी नहीं होता है। जो स्कीम्स यहाँ पे पूछी तो वो सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। जो टॉपिक्स आरबीआई ने दिए थे, अगर आप उनको अच्छे से देखोगे तो सोशल सेक्टर से इतनी सारी स्कीम्स पूछी गई, पीएम दक्ष वाली आ गई, स्माइल आ गई, बहुत सारी तो सोशल एंड एम्पावरमेंट वाली मिनिस्ट्री से थी। तो अगर आप मिनिस्ट्रीज निकालने की कोशिश करोगे आरबीआई के सिलेबस में से तो आपको कुछ गिनी चुनी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, आपको सिर्फ उसी की स्कीम्स करनी होती हैं। और रिपोर्ट्स और जो आपका रिपोर्ट्स वगैरह रहता है तो वो भी आपको सिर्फ इंटरनेशनल जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो यूजुअली आरबीआई अपने एग्जाम में पूछता है, अगर आप सिर्फ उसको भी कवर करके जाते तो आप बहुत अच्छा एग्जाम दे सकते थे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं होता है जितना दिखाया जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करो। अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी। मैं बस ये एग्जाम देना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होगी। अब मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आ सकती हूँ कि 2023 के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जिससे कि आपके लिए मैं उसकी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।